हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज का अपना टॉपिक है इरिगेशन। तो ये टॉपिक यूपीपीएससी सिलेबस से लेकर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इरिगेशन। सबसे पहले इरिगेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इरिगेशन इज़ अ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल टू सप्लीमेंट रेनफॉल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, रेनफॉल ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, तो इसकी इरेगुलरिटी यानी कि इसके अनियमितपना से क्या होता है, अपने क्रॉप को हार्म होता है, इसको अफेक्ट होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इरिगेशन दिया जाता है। बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। आपने ये टर्म ट्वेल्थ केमिस्ट्री में देखा होगा। इसका मतलब होता है कि फ्री एनर्जी जो सैचुरेटेड सॉइल्स में होती है। देखिए, अ फ्री एनर्जी ऑफ सॉइल इज जीरो, बट इन अनसेचुरेटेड सॉइल इट इज़ लेस देन जीरो, हेंस द इट्स वैल्यू इज निगेटिव। अनसेचुरेटेड सॉइल में जीरो से कम होती है, पर अगर सेचुरेटेड सॉइल रहा तो वहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी रहती है जीरो। सीधी भाषा में कहे तो देखिए, अगर वाटर फुल भरा हुआ है सॉइल में तो उसकी वाटर मूवमेंट जीरो होगी। वो जीरो वाटर मूवमेंट को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है मेट्रिक पोटेंशियल। द अट्रैक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन मार्कली रिड्यूस द फ्री एनर्जी मूवमेंट ऑफ एड्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, ये जो है मेट्रिक पोटेंशियल, यानी अगर सॉइल ने वाटर को जम से पकड़ के रखा हो, उसका हिलना यानी उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही हो, तो जो फोर्स से सॉइल पार्टिकल्स वाटर को होल्ड करके रखे हैं उसे मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वो इसमें एड्जॉर्प्शन ये वर्ड है, यानी बाहर से पार्टिकल के बाहर से इसे वाटर को होल्ड किया गया है यहाँ पे। बाद में नेक्स्ट है कैपिलरी पोटेंशियल। ये है द एनर्जी विथ विच वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैपिलरी पोटेंशियल। देखिए, ये जो है ये जो एनर्जी है इसमें क्या है, अंदर एब्जॉर्प्शन किया गया है। इसमें एब्सॉर्प्शन होता है, इसमें एडसॉर्प्शन होता है, ये ध्यान में रखिए। इन दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि मैट्रिक पोटेंशियल में एडजॉर्ब होता है और कैपिलरी में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब करने के बाद का पोटेंशियल कैपिलरी पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टर्म्स है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इनफिल्ट्रेशन, एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। इट ऑकर्स इन अनसेचुरेटेड सॉइल। नेक्स्ट है परकोलेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉइल इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए, दोनों दोनों केस में वाटर की डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, पर इनफिल्ट्रेशन का जो है वो अनसेचुरेटेड कंडीशन में होता है और परकोलेशन जो है वो सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। ये इसका मेन डिफरेंस है। और इनफिल्ट्रेशन का रेट सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है, ये ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन सैंडी सॉइल में होता है और सबसे कम क्ले सॉइल में होता है। एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड ये दो डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। बाद में है सीपेज। सीपेज इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस चैनल, इट इज़ कॉल्ड एज सीपेज। देखिए, सरफेस के ऊपर से अगर पानी बह रहा है, नहीं तो सरफेस के नीचे से अगर बह रहा है, इसे सीपेज कहते हैं। वाटर लॉस फ्रॉम इरिगेशन चैनल और कनाल इज मेनली ड्यू टू सीपेज। इतना ध्यान में रखिए कि हॉरिजॉन्टल फ्लो यानी सीपेज होता है। बाद में नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर इज कॉल्ड एज लीचिंग। अगर देखिए, परकोलेशन के साथ साथ अगर न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट रूट जोन से नीचे जा रहे हैं, रिमूव होकर नीचे जा रहे हैं, तो उसे लीचिंग कहते हैं। लीचिंग से जो है अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि अपने जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो लीच डाउन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं रूट जोन से। बाद में नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। क्रिटिकल स्टेजेस यानी ऐसे स्टेजेस, अगर इन स्टेजेस पर हमने इरिगेशन नहीं दिया तो काफ़ी यील्ड में कमी हो सकती है। यानी इस स्टेज पर अगर क्रॉप को इरिगेशन सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिला तो यील्ड का रिड्यूस होना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग स्टेजेस होती है क्रिटिकल इरिगेशन की। देखिए, देखते हैं अलग अलग स्टेजेस। देखिए, राइस में बूटिंग, पैनिकल इनिशिएशन और फ्लावरिंग। वीट में सियारा है, जॉन्टिंग, फ्लावरिंग। सियारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वीट में। बाद में मेज़ में है टैसलिंग और सिल्किंग, ये रिप्रोडक्टिव स्टेजेस है। टैसलिंग यानी
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जनरेट होना और सिल्किंग यानी फीमेल इमेज में होता है। बाद में सॉर्गम सीडलिंग फ्लावरिंग, बाजरा फ्लावरिंग एंड पेनिकल इनिशिएशन। बाद में कॉटन में फ्लावरिंग और बोल फॉर्मेशन, बोल। बाद में नेक्स्ट है ग्राउंडनट फ्लावरिंग, पेगिंग, पॉड फिलिंग। पेगिंग इंपॉर्टेंट स्टेज है ग्राउंडनट में, पॉड फिलिंग भी है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। जो इरिगेशन वाटर है इसके मेजरमेंट के लिए अलग अलग जो है यूनिट दिए गए। 1 क्यूसेक यानी 28.3 लीटर्स, 1 क्यूमेक यानी 1000 लीटर, 1 हेक्टर मिलीमीटर यानी 10,000 लीटर्स, 1 हेक्टर सेंटीमीटर अगर रहा तो 1 लाख लीटर्स, अगर 1 हेक्टर मीटर अगर रहा तो 1 करोड़। बाद में वन वन क्यूबिक मीटर अगर रहा तो 1000 लीटर वाटर यानी उसकी उसे कहते हैं 1 क्यूमेक। यहाँ पे देखिए 1 क्यूमेक और 1 क्यूबिक मीटर यानी सेम ही होता है। बाद में 100 क्यूमेक यानी 1 हेक्टर सेंटीमीटर, दैट इज 1 लाख लीटर। ये ध्यान में रखिएगा, ये यूनिट्स है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल। इसमें है पीएफ स्केल। आपने पीएच स्केल तो सुना होगा, सोरेनसन इस साइंटिस्ट ने दिया था, पर यह है पीएफ स्केल। ये पीएफ स्केल दिया गया है स्कोफील्ड इस साइंटिस्ट ने। पी फॉर इन द पीएफ स्केल रिप्रेजेंट पोटेंस मीनिंग पावर एट 10। पीएफ वैल्यू वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड एंड डिफाइंड बाय स्कोफील्ड, ये साइंटिस्ट है। बाद में ये स्केल बेसिकली डिनोट करती है फोर्स, जिस फोर्स से वाटर कैपिलरी में, सॉइल कैपिलरी में रहता है। इसकी रेंज होती है 0 to 7, 0 to 7 तक रेंज रहती है। बाद में है एटमॉस्फेरिक और बार। एटमॉस्फेयर और बार इज द एवरेज एयर प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पे जो प्रेशर होता है इसे एटमॉस्फेयर और बार में मेजर किए जाते हैं। बाद में 1 बार इक्वल टू 0.9869 एटमॉस्फेयर, अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर। बाद में वेट ऑफ 1020 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू 1 बार। बाद में 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू वेट ऑफ 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम में पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कम है पर ये ध्यान में रखिएगा। बाद में नेक्स्ट है वाटर यूज इफिशियंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपिरेशन, ईटी इसे कहा जाते हैं। ईटी यानी इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। वाटर यूज इफिशियंसी इज द ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपिरेशन। इसका मतलब टोटल मार्केटेबल यील्ड जो होती है उसको अगर ईटी से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 kg अगर गेहूँ उगाए और 200 लीटर वाटर लगाए 100 kg गेहूँ उगाने में, तो देखिए 100/200 यानी हाफ kg पर लीटर ये वाटर यूज इफिशियंसी हो गई। यानी 1 kg यील्ड पाने के लिए कितना पानी यूज किया गया है, इसमें 1 kg यील्ड पाने के लिए 200 लीटर यानी 2 लीटर ऑफ वाटर यूज़ किया गया है। ये ध्यान में रखिए, ये रहता है वाटर यूज इफिशियंसी। इसमें भी दो टाइप है, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी और फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। इसमें इट इज़ द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। देखिए क्रॉप के ग्रोथ के लिए लगा हुआ वाटर, ये क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। बाद में फील्ड में अप्लाइड जो वाटर है इसे फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। इतना आप ध्यान में रखिए। इसका फार्मूला है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी का Y/ET यानी यील्ड अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस। बाद में जो फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन फील्ड। इसमें डिफरेंस ऐसा है कि जो क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी है वो सिर्फ क्रॉप को ग्रोथ में जितना वाटर लगा है उसके लिए है। बाद में जो फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी है ये क्रॉप के लिए जो लगा गया पानी है उसके साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन और सीपेज जैसे जो वेस्टेज होता है वाटर का, वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है। यानी फील्ड में अपन ने कितना पानी अप्लाई किया है ये इसमें फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी में होता है। देखिए इसका फार्मूला है वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ फील्ड यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखिए इसमें सबसे पहले सरफेस इरिगेशन। सरफेस यानी सतह, सॉइल की सतह के ऊपर से दिया गया पानी सरफेस इरिगेशन में आता है। इसमें सबसे पहले है फ्लड। फ्लड यानी जो राइस में हम करते हैं फ्लडिंग, लो लैंड राइस जो रहता है उसमें फ्लडिंग करते हैं। पानी फील्ड में छोड़ दिया जाता है, सतह पे 1 to 2 सेंटीमीटर तक पानी रहता है, इसमें फ्लड इरिगेशन इसे कहा जाता है।
डायरेक्ट वाटर स्प्रेड कर दिया जाता है। इसमें लेबर रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि डायरेक्ट कोई भी छोड़ सकता है, इसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में चेक बेसिन है। चेक बेसिन ग्राउंडनट, वीट, ये ऐसे कुछ क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। इसमें फील्ड फील्ड को प्लॉट्स में डिवाइड करके इरिगेशन दिया जाता है। ऐसा ऐसे इरिगेशन दिया गया जाता है प्लॉट्स में। इसे कहते हैं चेक बेसिन। बाद में है रिंग बेसिन। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में रिंग बेसिन देते हैं। देखिए आपने देखा होगा लेमन में ऐसा जो स्टेम है उसके बाजू में राउंड कर कर यहाँ पे पानी दिया जाता है। इसे रिंग मेथड कहते हैं। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाद में है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप यानी जो जो बॉर्डर होती है अपना फील्ड की, वो उससे अगर दिया गया है पानी तो उसे बॉर्डर स्ट्रिप कहते हैं। बाद में है फोरो फोरो मेथड। फोरो यानी रिजेस और फोरो आपको पता ही होगा। सैंडी सॉइल में इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सैंडी सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होती है। बाद में है ये जो है फोरो मेथड, ये पोटैटो, सरगम, मेज़ ऐसे कुछ क्रॉप्स में यूज़ की जाती है। बाद में है कोरुगेशन। कोरुगेशन यानी स्मॉल शैलो फरोज। ये फोरो मेथड का ही एक टाइप है, सिर्फ इसमें जो है शैलो फरोज होते हैं। बाद में सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन ये नया कंसेप्ट है। इसे ऑन ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी थोड़ा छोड़ा जाता है, बाद में रुक रुक जाता है, बाद में छोड़ते हैं, बाद में रुकते हैं। इससे क्या होता है, पानी छोड़ने के बाद क्रॉप को पूरा यूज़ करने देते हैं, फिर और जब लगता है तब देते हैं। इसके कारण रन ऑफ लॉसेस और पर्कुलेशन लॉसेस का अवॉइड होते हैं और लेबर भी कम लगते हैं। बाद में है कैब्लिगेशन। कैब्लिगेशन एक गेटेड पाइप सिस्टम है। इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, पानी छोड़ा जाता है, बाद में लेबर और वाटर इसमें भी सेव होता है। कैब्लिगेशन ये कुछ सरफेस इरिगेशन मेथड्स हैं। नेक्स्ट है सब सरफेस इरिगेशन। वाटर अप्लाइड टू थ्रू द सब सरफेस, यानी सॉइल के सतह के नीचे से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पानी, इसे सब सरफेस इरिगेशन को करते हैं। थ्रू अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइप्स, इसमें पाइप्स डाले जाते हैं ऐसे, क्रॉप्स के रूट ऊपर रहते हैं, नीचे से पाइप रहते हैं, कैपिलरी मूवमेंट के कारण ये रूट तक पानी पहुंचता है। वाटर इज अप्लाइड थ्रू डीप ट्रेंचेस। कुछ कुछ जगह पे ट्रेंचेस यानी गड्ढे किए जाते हैं, उसके कारण जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सब सरफेस इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन फ्यू प्लेसेस इन केरला फॉर कोकोनट गार्डन्स एंड इन कश्मीर फॉर वेजिटेबल्स। देखिए कश्मीर में वेजिटेबल्स के लिए, बाद में केरला में ग्राउंडनट में, यानी कोकोनट में किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेंचेस बनाते हैं, बाद में वहाँ पे पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट होता है और रूट्स को मिलता है साइड से। यह है सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसे रेन आर्टिफिशियल रेन इरिगेशन भी कहते हैं। वाटर इज अप्लाइड एज स्प्रे और रेन ओवर द क्रॉप्स। Sprinkler heads nozzles of rotation types are fixed on the riser pipeline। ये रोटेशन करते हैं, एक जगह जगह पे फिक्स कर दिए जाते हैं। बाद में वहाँ पे रोटेशन है, 10 मीटर का एरिया कवर करते हैं ये जनरली। 10 मीटर के एरिया में ऐसा पूरा पानी दिया जाता है स्प्रिंकलर से। बाद में वाटर डिस्चार्ज का रेट होता है 1000 लीटर पर आवर। ऑपरेटिंग प्रेशर है 2.5 to 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान में रखिए, ये प्रेशर है, कितने प्रेशर से पानी फेंका जाता है। बाद में ये राइस में नहीं यूज़ हो सकता, बाद में क्ले सॉइल में नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रेट क्ले सॉइल का कम होता है। राइस में फ्लडिंग चाहिए तो इसमें स्प्रिंकलर नहीं यूज़ कर सकते। बाद में इसके क्या एडवांटेजेस ये दिखते हैं। टू इंक्रीज द इरिगेबल एरिया बाय 1.5 to 2 टाइम्स। अगर हम सरफेस इरिगेशन से अगर वही पानी यूज़ करके इरिगेशन देते हैं तो उसे कम इरिगेशन होता है। बाद में अगर हमने स्प्रिंकलर यूज़ किया उसी जगह पे तो 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा हम एरिया कवर कर सकते हैं। बाद में फील्ड एप्लीकेशन इफ़िशियंसी 75% है। जो है अपना सरफेस इरिगेशन उसकी 60% है, इसकी 75% है। बाद में इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर सैंडी सॉइल वेयर इन्फिल्ट्रेशन रेट इज़ मोर। देखिए यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होने के कारण सैंडी सॉइल में यूज़ किया जाता है, क्ले सॉइल में नहीं यूज़ किया जाता है, ये ध्यान में रखिए। बाद में इट इज़ स्पेशली सूटेबल फॉर लैंड्स हैविंग स्टीप स्लोप्स और अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। देखिए जहाँ पे हिल्स है, स्लोप्स है, उस एरिया में स्प्रिंकलर अच्छे से काम करता है, ये इसका स्पेशलिटी है। बाद में लिमिटेशन क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन डू नॉट वर्क वेल अंडर हाई विंड वेलोसिटी। यहाँ पे एक लाइन कट गई है, मैं बता दूँ आपको। अगर हॉट हॉट क्लाइमेट रहा, अगर हॉट विंड्स रहा तो इससे
स्प्रिंकलर पे यानी वो जो वाटर फेंका जाता है वो इवेपोरेट होता है, उसके कारण ये लिमिटेशन है स्प्रिंकलर का। बाद में नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ये इजराइल से आई गई मेथड है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड्स है इरिगेशन के। ड्रिप इरिगेशन वहाँ से आई गए हैं। बाद में ड्रिप इरिगेशन इज डिफाइंड एज द प्रिसाइज स्लो एप्लीकेशन ऑफ in form of discrete continuous drops at crop root zone through mechanical devices called emitters, वाइडली स्पेस क्रॉप में यूज़ किए जाते हैं। देखिए जो कॉटन वगैरह होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ड्रिप हर लाइन में ड्रिप इरिगेशन के लेटरल्स बिछाए जाते हैं। वहाँ पे हर प्लांट के पास वहाँ पे इमीटर प्लेस किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरता है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी यूज़ होता है। इसकी बाद में देखते हैं डिस्चार्ज क्या है, 1.1 to 4 लीटर पर आवर इतना इसका डिस्चार्ज है। बाद में ऑपरेटिंग प्रेशर 2.5 kg सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका ऑपरेटिंग प्रेशर है। बाद में यूज्ड इन एरिया वेयर स्केर्स वाटर एंड यूज्ड इन वाइडली स्पेस्ड क्रॉप, जहाँ पे पानी की कमतरता है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। इसकी जो फील्ड एप्लीकेशन इफिशिएंसी है 90% है। ये इसके एडवांटेजेस है। देखिए सलाइन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में फर्टिगेशन भी दे सकते हैं। फर्टिगेशन यानी अप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड और केमिकल, कोई भी फर्टिलाइज़र हर्बिसाइड कुछ भी अपने को अप्लाई करना रहा तो हम स्प्रिंकलर से और ड्रिप से ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस है। बाद में डिसएडवांटेजेस क्या है, क्लॉगिंग ऑफ इमीटर ड्यू टू द सॉल्ट कंटेंट, सॉल्ट के कारण कभी कभी ये ब्लॉक हो जाते हैं। बाद में रोडेंट हसाड, जो ये रोडेंट्स होते हैं जैसे कि अपने माइट वगैरह जो होते हैं उसके कारण क्या होता है वो अपने लेटरल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। कुछ भी एडवांटेज रहा तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। कोई भी यानी कोई भी बात रहा तो इसमें ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस है। पर ये बहुत ही इफ़िशेंट टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन। इसके कारण बहुत सा पानी बच सकता है। अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एग्री मंत्रा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।